एग्जाम नजदीक है, प्रिपरेशन आधा अधूरा है, तो क्या करना है? करना कुछ नहीं है, रिवीजन करना है। रिवीजन पे अगर फोकस करते हैं ना, तो हम आसानी से इकोनॉमिक्स में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चैप्टर टू चैप्टर रिवीजन करेंगे। अगले कुछ दिन तक लगातार हम इकोनॉमिक्स को रिवीजन करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस मोड पे आ जाएंगे। जैसे कि मैंने एक वीडियो में मोटिवेशन में बताया था, प्रैक्टिस मोड पे आ जाएंगे, जहां पर हम पिछले कुछ सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस। लेकिन उससे पहले हमें सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जल्द से जल्दी रिवीजन कर लेना है। तो जी हाँ, मैं रिवीजन सीरीज शुरू करने वाला हूं, और इस रिवीजन सीरीज का आज है पहला क्लास, डे 1, जहां पर मैं आज समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताने वाला हूं। इसकी कंप्लीट अवधारणा को पढ़ेंगे, तो सुपर फास्ट तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं, कोर्स बहुत बड़ा है। अगले 10 या 15 दिन में हमें सारा कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस पे भी आ जाना है। तो समष्टि अर्थशास्त्र किसे बोलते हैं, क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, समष्टि और व्यष्टि में अंतर क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस रिवीजन क्लास का फायदा हो सके। तो देखिए, रिवीजन में सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ क्यों ना पढ़े, उसके अर्थ को समझिए। जब तक अर्थ नहीं समझेंगे ना, तब तक उसके बारे में कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ध्यान में ये रखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हिंदी में समष्टि के कई सारे और नाम है, इसको बृहद अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बृहद अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो जब इसके अर्थ की बात करेंगे, इसकी मीनिंग पे जाएंगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो वर्ड है, इंग्लिश में बात करते हैं, एक है मैक्रो और दूसरा वर्ड है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, ठीक है। मैक्रो जो वर्ड है वो आया है मैक्रोज से, मैक्रोज वर्ड से आया है, और ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक में मैक्रोस का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है, बड़ा, या फिर सामूहिक, या फिर बोल सकते हैं बृहद। जबकि वहीं पर अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का मतलब होता है क्या चीज, इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था के आर्थिक समस्याओं का क्या करना, अध्ययन करना। तो ऐसे में दोनों ही अर्थ को आपस में अगर जोड़ देते हैं, तो जो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या बन जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा, अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा जिसमें अर्थव्यवस्था के सामूहिक या बृहद आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक समस्याओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो उस अर्थशास्त्र को हम समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, सामूहिक के जो है समस्याओं की बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा कि ऐसा ही है हमेशा से, शुरू से ही। देखिए, ऐसा नहीं है। जो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र को एक साथ ही पढ़ते थे, अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक समस्या का अध्ययन, उसके बाद इस अर्थशास्त्र का विषय बहुत बड़ा होता चला गया। तो एक अर्थशास्त्री हुए थे प्रोफेसर रैगनर फ्रिश, रैगनर फ्रिश। इस अर्थशास्त्री ने क्या किया, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। एक अर्थशास्त्र है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक अर्थशास्त्र है समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र ने रखा कि अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो व्यक्तिगत स्तर की होती है, यानी कि सूक्ष्म, तो सूक्ष्म समस्या को समझने वाले अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा गया, और जो सामूहिक स्तर पर समस्या को अध्ययन करे उसके जो है समष्टि अर्थशास्त्र के नाम है। अब बात करेंगे ये सामूहिक आर्थिक समस्या क्या है। जब सामूहिक आर्थिक समस्याओं की बात हम करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, तो इसके अंतर्गत वो सारी समस्याएं होती है जो सामूहिक रूप से पूरी अर्थव्यवस्था पर एक साथ लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रीय आय,
फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रीय आय। तो जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? किसी राष्ट्र की आय, किसी राष्ट्र की आय। अब राष्ट्र कोई व्यक्ति तो है नहीं जो खुद कमाने चला जाएगा। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र उस देश में रहने वाले नागरिकों का समूह है। तो नागरिकों का समूह मतलब नागरिकों की आयों का योग। किसी भी देश में नागरिकों की क्या होता है? आयों का योग। एक नहीं, दो नहीं, सभी नागरिकों की आयों का योग राष्ट्रीय आय होता है। ऐसे में सभी जब आ गया कुल टोटल तो वो सामूहिक बन गया, और सामूहिक अवसर। उसी प्रकार से राष्ट्रीय आय छोड़िए, हम रोजगार की बात करते हैं। जब भी रोजगार की बात करते हैं, या फिर जब भी हम गरीबी की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम बैंकिंग की बात करते हैं, या फिर जब भी हम मुद्रा की बात करते हैं, ये सारी चीजें जो एक साथ पूरे राष्ट्र पर लागू होता है, तो इनको देश की सामूहिक समस्या कहते हैं, जिसके बारे में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। तो इसके अब समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमने पढ़ लिया, तो दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं समझने की। टॉपिक है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र की क्या चीज? विशेषताएं। जब विशेषता की बात करते हैं तो क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता, ये दो विशेषता या तीन विशेषता, बेसिकली दो या तीन आती है। तो यहाँ पर जब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो विशेषता नंबर 1, सबसे पहली बात रहता है यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था से समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर जो भी चर होता है उस चर का संबंध पूरे अर्थव्यवस्था में हर एक व्यक्ति से होता है। जैसे राष्ट्रीय पूरे देश के हर एक व्यक्ति से होता है। दूसरी बात है यहाँ पर, दूसरी अगर इसमें विशेषताओं की बात करते हैं, यहाँ पर सभी समष्टिगत चरों का अध्ययन किया जाता है, मतलब वो चर जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो समष्टिगत उपकरण होता है, समष्टिगत उपकरण जिसके अंतर्गत इसके पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसमें शामिल क्या होता है? इसमें शामिल होता है राजकोषीय नीति। देश में किस प्रकार से मुद्रा का व्यय करना है, किस प्रकार से सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाना है, ये सब राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से काम होता है मौद्रिक नीति से, ठीक है ना, मुद्रा पूर्ति को कम करना है, ज्यादा करना है, मौद्रिक नीति के तहत। तो ये सब समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं में आता है। तो जैसे हम विशेषताओं की बात कर लेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र हमें बताता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। जब हम इसके क्षेत्रों की बात करते हैं, अध्ययन करने वाले क्षेत्रों की बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहला हमारा जो अध्ययन क्षेत्र होता है वो होता है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी मदें शामिल होती है, इसकी गणना विधियां कौन कौन सी होती है, इसमें किस प्रकार से हम अलग अलग मादों को शामिल करेंगे, किसको शामिल करेंगे, किसको नहीं करेंगे, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से हमें समझाया जाता है। दूसरा जो इसके अंतर्गत शामिल होता है वो रोजगार का सिद्धांत। रोजगार का सिद्धांत ध्यान में रखेगा, समष्टि अर्थशास्त्र देश में रोजगार की स्थिति को विस्तार से समझता है, उसके बारे में बताता है रोजगार कितनी है, रोजगार की दर कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, बेरोजगारी की दर कितनी है, बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, बेरोजगारी का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में भी हमें विस्तार से डिटेल से जानकारी समष्टि अर्थशास्त्र में मिलती है। नेक्स्ट में मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत। मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत ध्यान में रखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत मुद्रा है। मुद्रा कहा जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था का रक्त होता है, ब्लड ऑफ द इकोनॉमी।
खून, जैसे हमारे शरीर से खून निकल जाए हम कमजोर पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, उसी प्रकार से एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मुद्रा का सबसे ज्यादा उपयोग है। आज के समय में बिना मुद्रा के हम कोई भी क्रिया नहीं, मुद्रा मतलब पैसा। तो मुद्रा का निर्गमन कौन करता है, कितनी मुद्रा चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है, मुद्रा के कितने प्रकार निर्देशित किया जाए, इन सब चीजों के बारे में भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र से ही जानकारी प्राप्त होती है। ये तमाम बातें समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आती हैं। फिर होता है सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर, किसी भी देश में वस्तु और सेवाओं की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होगा। ठीक है, वो तो बेस्ट, लेकिन एक देश में महंगाई की स्थिति किस प्रकार से होगी, महंगाई को कैसे कंट्रोल रख करके सामान पोजीशन में लाया जाएगा, या मंदी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में भी यहाँ प्रॉपर जानकारी मिलती है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि कोई भी देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, उसको विदेशी देशों के साथ भी जुड़ना पड़ता है। हमारे पास जो ज्यादा है हम उनको बेचते हैं, हमारे पास जो नहीं हम विदेशों से आयात करते हैं। तो आयात और निर्यात संबंधी नीतियां, उसको भुगतान करने की जो दर होता है, उसकी लेखा जोखा की प्रणाली, ये सब कुछ समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में ही आता है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को समझना है तो समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना होगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही इन सभी सिद्धांतों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। हमने तो ये पढ़ लिया, समष्टि अर्थशास्त्र में हमें ये हम पढ़ते हैं, हमें ये भी समझना पड़ेगा समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते ही क्यों है, इसका महत्व क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व की अगर बात करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर ही पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसके आता है कि हमें समष्टि अर्थशास्त्र के से अपनी जटिल अर्थव्यवस्था को समझने का मौका मिलता है। जटिल अर्थव्यवस्था का अध्ययन, ठीक है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है इतनी आसान नहीं है, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार से होंगी, अर्थव्यवस्था की विभिन्न आर्थिक क्रिया को करने वाले क्षेत्रों के बीच में सामंजस्य कैसे होगा, मुद्रा का प्रभाव कैसे होगा, मंदी आएगी तो किस तरह से दूर करेंगे, इन सब बातों के बारे में तमाम जानकारी अगर अध्ययन मिलता है वो समष्टि अर्थशास्त्र ही उपलब्ध कराता है। तो ऐसे में हमारे अर्थव्यवस्था को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ा जाए। फिर आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक, किसी भी देश को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की। सरकार को आर्थिक नीतियां बनानी पड़ती है, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आर्थिक नीतियां ऐसी तो नहीं बनती है, आर्थिक नीतियां बनती है बहुत ही ज्यादा अध्ययन, जांच पड़ताल, विश्लेषण करने के बाद, और ये सब कुछ समष्टि अर्थशास्त्र के रहते हुए ही किया जाता है। तो आर्थिक नीतियों के निर्धारण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही ज्यादा सहायक है हमेशा से। नेक्स्ट है देश का आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, देश के आर्थिक विकास को समझना है, आर्थिक विकास दर को समझना है तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही इन सब चीजों के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। समष्टि अर्थशास्त्र पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। पूरी अर्थव्यवस्था जो है लोगों का समूह है और लोग व्यक्तिगत, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र को समझ लेंगे तो उसके आधार पर हम व्यक्तिगत अर्थशास्त्रों, व्यक्तिगत चरों के बारे में भी हमें प्राप्त जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आ जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद हम जो है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बीच में तुलना कर सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था और चीन के बीच संबंध की बात करते हैं, भारत और रशिया के बीच की संबंध की बात करते हैं। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तुलना, संबंध, अलग अलग प्रकार से हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी जुटा सकते हैं। तो इसलिए अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है समष्टि अर्थशास्त्र, इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपकरण है, इसका अध्ययन हमें करना जरूरी हो जाता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है सीमाएं। सीमाएं देखिए समष्टि अर्थशास्त्र
कि अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। सबसे पहली सीमा है कि इसमें केवल सामूहिक चरों को बताया जाता है। मतलब यहां पर व्यक्तिगत चरों को शामिल नहीं किया जाता। व्यक्तिगत चरों के बारे में कोई जानकारी हमें समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में मिलती है, नहीं मिलती है। नंबर 2, व्यक्तिगत तथा समष्टिगत चरों में विरोधाभास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर कुछ बातें ऐसी होती है जो व्यक्तिगत और समष्टिगत में विरोध पैदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, व्यक्तिगत स्तर पे बचत करना सही है, लेकिन वहीं पर समष्टिगत में अगर सभी व्यक्ति बचत करने लगे, सभी लोग बचत करने लगे, तो इसमें अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। अर्थव्यवस्था कहती है बचत नहीं, उपभोग होना चाहिए, क्योंकि उपभोग से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है, उससे अर्थव्यवस्था चलती है। मतलब व्यक्तिगत स्तर पे बचत करना सही है और समष्टिगत के लिए वो सही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान है। वहीं पर बात एक व्यक्ति बैंक से पैसा निकाले कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर सारे व्यक्ति एक ही दिन में बैंक में पैसा निकालने चले जाएंगे तो वो सही नहीं है। तो जो चीज व्यक्तिगत स्तर पर सही है वही चीज समष्टि स्तर पर सही नहीं हो सकता। तो इन दोनों में कुछ कॉन्ट्रैक्शन आता है, संबंध की जगह ये विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ध्यान में ये रखना है। ठीक है। और उसके बाद ये समय पढ़ने के बाद जो हमारे एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें जानना चाहिए, पढ़ना है, वो है क्या चीज? अंतर। क्या पढ़ना है? अंतर। किसमें? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो ध्यान में रखना, जब भी हम अंतर पढ़ेंगे एग्जाम के हिसाब से, अंतरों को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये कॉलम वाइज ही आप करें। एग्जाम में एक तरफ रखेंगे हम समष्टि अर्थशास्त्र को इस प्रकार से, समष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा होगा हमारा क्या चीज? व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन इस अंतरों को करने के लिए भी तरीका है, रूल ये है कि इसके अंतरों का आधार दिया जाए। सबसे पहला अंतर अगर बात करते हैं यहां पर, तो सबसे पहला अंतर ही आपका किसका होगा? किसी भी चीज का अर्थ का होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? वह अर्थशास्त्र जो व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करता है। ठीक है। जबकि समष्टिगत अर्थशास्त्र क्या होता है? जो अर्थव्यवस्था के सामूहिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ठीक है, ये हो गया पहला डिफरेंस हो गया। जैसे हम यहां पर अंतर पढ़ लेते हैं, पहला वाला अर्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बात होती है, वो है नेक्स्ट समस्या, केंद्रीय इसके अंदर कौन सी केंद्रीय समस्या है? तो जब व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या की अगर बात करते हैं, वो है कीमत निर्धारण, कि किसी भी वस्तु का या सेवाओं का कीमत निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अगर समस्या की बात करते हैं, यहाँ की मुख्य समस्या है उत्पादन एवं रोजगार। उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण, कि देश में किस प्रकार से जो है उत्पादन क्रिया को पूरा किया जाए, किस प्रकार से लोगों को रोजगार दिया जाए, इन सब चीजों पर मेन यहाँ पर फोकस होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ठीक है, वो है समस्या होगी, नेक्स्ट है उपकरण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन के जो उपकरण है वह है वस्तु की मांग एवं पूर्ति, जबकि समष्टिगत अर्थशास्त्र की बात करते हैं, यहां पर पूर्ति का लिखा मैंने, पूर्ति। तो यहां पर होता है सामूहिक मांग एंड सामूहिक पूर्ति। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उपकरण पड़ गए, नेक्स्ट है आर्थिक एजेंट। यहां पर आर्थिक एजेंट क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक एजेंट होता है, यहां पर है उपभोक्ता, आर्थिक क्रिया को करता है, फिर है उत्पादक,
ठीक है। फिर है किसी वस्तु का बाजार, ये आपके आर्थिक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आता है देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई, ठीक है, सेबी, सरकार, ये सब मिलके देश की अर्थव्यवस्था के लिए कार्य करते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट अंतर को लिखते चले जाना है। 4 नंबर में बेसिकली 3 या 4 नंबर में ज्यादा पूछा जाता है, तो 3 नंबर में आता है तो 4 पॉइंट लिख दीजिए, 4 नंबर में आता है तो 5 पॉइंट लिख दीजिए। बेसिकली इसमें ही आता है, इससे ज्यादा लॉन्ग तो इसमें आता नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता जरूर है। तो आज की इस क्लास में हमने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात कर लिया। इस तरह से डेली हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़ेंगे और उसको कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं उसको लिखते चलते नोट्स तैयार करते रहना है। और वहीं पर अगर कुछ डाउटफुल लगता है, कुछ आपको लगता है कि आपके चैप्टर का कुछ एक पॉइंट छूट रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस टॉपिक को बता सकूं। ठीक है, अब अपने आप को तैयार कर लीजिए कि अपने आप जो है पूरा प्रैक्टिस मोड पे आ रहे हैं, अब रिवीजन मोड पे आ गए। आपको कुछ नहीं छोड़ना, आपको डेली इस वीडियो को देखना है और शाम के 6 बजे द इकोनॉमिक्स गुरु के साथ जुड़ जाना है। तब के लिए थैंक यू एंड बाय।